मेरे YouTube चैनल कैमिजोन शामली में आपका स्वागत है। चलिए आइए हम सीखते हैं केमिस्ट्री के रहस्यों के बारे में। हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल कैमिजोन शामली में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के जरिए आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए उपयोगी वीडियो आपके सामने लाता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने सिलेबस के सेकंड चैप्टर विद्युत रसायन के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज जिन टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे उनमें से फर्स्ट है संक्षारण का परिचय, संक्षारण के उदाहरण, संक्षारण के कारण, संक्षारण की क्रियाविधि, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक और संक्षारण की रोकथाम। देखो बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके कारण अरबों रुपये का नुकसान हर साल होता है, तो इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संक्षारण, जिसको अंग्रेजी में कोरोजन कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा समझिए। धातु सतह के वायु व नमी के संपर्क में आकर ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट या ऐसे ही अन्य किसी यौगिक की परत का बन जाना संक्षारण कहलाता है। देखो बच्चों, जब भी कोई धातु की सतह वायु और नमी के संपर्क में आती है तो इस सतह पर धातु का ऑक्साइड, धातु का सल्फाइड, धातु का कार्बोनेट या इसी तरह का कोई अन्य यौगिक बन जाता है और इस घटना को संक्षारण या कोरोजन कहते हैं। चलिए हम कुछ उदाहरण की बात करते हैं। जो सबसे पहला उदाहरण है वो है लोहे की सतह पर जंग लगना। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि जब भी लोहे की सतह नमी और हवा के संपर्क में आती है तो इसके ऊपर जल योजित आयरन ऑक्साइड अर्थात Fe2O3.XH2O इस कंपाउंड की एक परत बन जाती है, जिसको हम रस्टिंग या जंग लगना कहते हैं। दूसरा उदाहरण है चांदी की सतह का बदरंग हो जाना। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि चांदी के जो सामान होते हैं वो कुछ समय के बाद काले पड़ने लगते हैं। चांदी पर सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है, अर्थात ये भी संक्षारण का एक उदाहरण है। अब हम बात करेंगे कि तांबे या पीतल के सामान पर हरे रंग की परत का बनना। इसके बारे में भी आप जानते हैं। नॉर्मली बच्चे जो तांबे का छल्ला पहनते हैं, आपने देखा होगा कि गर्मियों में आपकी उंगली का वह हिस्सा पसीने वगैरह के कारण आपको हरा नीला सा दिखाई देता है। इसी तरह यदि हम तांबे और पीतल के बर्तनों को लंबे समय तक साफ ना करें तो उस पर एक हरे से नीले रंग की परत बन जाती है। ये परत कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनने के कारण होती है। तो देखिए जंग क्या होता है, जल योजित आयरन ऑक्साइड। चांदी की सतह काली क्यों होती है, सिल्वर सल्फाइड बन जाने के कारण। तांबे या पीतल के सामान पर हरे रंग की परत क्यों आ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। तो चलिए अब हम बात करेंगे कि संक्षारण या कोरोजन के कारण क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जब भी धातु वायु और नमी के संपर्क में आती है तो संक्षारण होता है। यदि हम धातु को वायु और नमी से अलग दूर रख दें तो उसका संक्षारण नहीं होता। तो इस प्रकार जो संक्षारण है इसका कारण होता है वायु। वायु में दो गैस इंपॉर्टेंट हैं जो संक्षारण करती हैं, एक ऑक्सीजन और एक कार्बन डाइऑक्साइड। और नमी से हमारा अर्थ है पानी का होना। तो जब भी धातु
ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के संपर्क में आती है तो उसका संक्षारण होगा। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि संक्षारण की क्रियाविधि क्या है, संक्षारण कैसे होता है। देखिए बच्चों, संक्षारण एक जटिल विद्युत रासायनिक क्रिया है। इसकी क्रियाविधि को समझने के लिए हम गैल्वनी सेलों की क्रियाविधि का उपयोग करेंगे और इस प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए हम लोहे पर जंग लगने का उदाहरण लेंगे। यहाँ हम समझेंगे कि लोहे पर जंग कैसे लगता है। देखो बच्चों, लोहे की वस्तु में उपस्थित शुद्ध आयरन एनोड का कार्य करता है, जबकि उसी में उपस्थित कम क्रियाशील अशुद्ध धातुएं जो अशुद्धि के रूप में होती हैं वो कैथोड का कार्य करती हैं। तो देखिए, आप ये समझिए कि जो लोहे का एक टुकड़ा हमारे पास है, उस टुकड़े में जितने भी शुद्ध आयरन के परमाणु होंगे वो एनोड की तरह से कार्य करेंगे और उसमें जो अशुद्धियां मिली हुई होंगी वो कैथोड का कार्य करेंगी। तो आप देख सकते हैं कि हम एक गैल्वनी सेल बनाना शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने पता कर लिया कि एनोड आयरन से बना हुआ है और कैथोड कम क्रियाशील अशुद्धि से बना हुआ है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस नमी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो कि एक दुर्बल अम्ल है और ये अम्ल विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुलेगी तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। ये कार्बोनिक एसिड क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो ये आयनित होकर हाइड्रोजन आयन और कार्बोनेट आयन बनाएगा। देखिए बच्चों, इन हाइड्रोजन आयनों का संक्षारण में बहुत अधिक रोल है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक धातु का टुकड़ा है, इसमें जो आयरन है ये एनोड का कार्य करेगा, जो अशुद्धि हैं वो कैथोड का कार्य करेंगी। तो देखिए, ये एनोड आपने बना लिया और ये कैथोड आपने बना लिया, और जो कार्बोनिक एसिड इसके ऊपर फैला हुआ होगा वो विद्युत अपघट्य का कार्य करेगा। तो इस प्रकार एक गैल्वनी सेल बन जाती है। अब हम देखेंगे कि इस गैल्वनी सेल में कौन कौन सी अभिक्रिया होती हैं। एक वोल्टीय सेल की तरह एनोड की अधिक क्रियाशील धातु, देखिए यहां एनोड किससे बना हुआ है, यहां एनोड बना हुआ है आयरन से। तो एनोड धातु का निष्कासन करेगा और ये क्रिया ऑक्सीकरण कहलाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनोड पर 2Fe अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन करेगा और इससे 2Fe डाइपॉजिटिव आयंस बन जाएंगे, फेरस आयंस बन जाएंगे, और इसके लिए जो अपचयन विभव है उसका मान होगा -0.44 वोल्ट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर कैथोड तक पहुंच जाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिक एसिड हाइड्रोजन आयन बनाता है और वे हाइड्रोजन आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कैथोड तक पहुंच जाते हैं और कैथोड पर उपस्थित वायुमंडलीय ऑक्सीजन इनकी सहायता से अपचयित हो जाती है। तो आप देखिए, कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीजन गैस 4H आयन और 4 इलेक्ट्रॉन की सहायता से 2H2O में बदल जाएगी। इसका अपचयन विभव 1.23 वोल्ट है। तो आप देख सकते हैं कि
गैल्वेनिक सेल की तरह एनोड पर अभिक्रिया होगी 2Fe सॉलिड गिव्स 2Fe डाइपॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर अभिक्रिया होगी O2 गैस प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O। अब देखिए, इस तरह से कैथोड और एनोड पर एक अपचयन और एक ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, और यदि हम इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दें तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, 2Fe सॉलिड प्लस O2 गैस प्लस 4H पॉजिटिव एक्वस गिव्स 2Fe डाइपॉजिटिव प्लस 2H2O, और इसके लिए सेल विभव का मान 1.67 वोल्ट है। क्योंकि ये मान धनात्मक है तो इसलिए ये अभिक्रिया स्वतः होगी। आपको पता है कि यदि सेल विभव का मान धनात्मक आ जाता है तो अभिक्रिया स्वतः होगी, और यदि ऋणात्मक आ जाता है तो अभिक्रिया अस्वतः होगी। क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया अलग अलग जगहों पर हुई है तो इसको अप्रत्यक्ष कहेंगे। तो इस प्रकार संक्षारण के समय एक अप्रत्यक्ष स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसके कारण आयरन के परमाणु फेरस आयन में बदल जाते हैं। अब देखिए, एक बार फेरस आयन बन जाने के बाद इसी प्रक्रिया के द्वारा जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है वो फिर फेरस आयन को फेरिक आयन में परिवर्तित करने लगती है। देखिए, पहले क्या हुआ कि आयरन से फेरस आयन बने, उसके बाद फेरस आयन से फेरिक आयन बने, और ये फेरिक आयन जब पानी के साथ जुड़ जाते हैं तो ये जल योजित आयरन ऑक्साइड अर्थात Fe2O3.XH2O बनाते हैं, और इसी को हम जंग या रस्ट कहते हैं। देखो बच्चों, ये अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुविकल्पीय जो क्वेश्चन होते हैं MCQs, उनमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जंग का रासायनिक सूत्र है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से एक ऑप्शन ये होगा, और इससे आप पता लगा सकते हैं कि जंग का सूत्र Fe2O3.XH2O है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम बात करेंगे कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एक हानिकारक प्रक्रिया है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि किन कारणों से ये बढ़ जाती है, जिससे कि हम उनसे बच सकें। देखिए, पहला कारक है कि धातु की क्रियाशीलता जितनी ज़्यादा होगी उसका संक्षारण उतना ही अधिक होगा। देखिए, संक्षारण क्रियाशीलता पर आधारित एक गुण है, तो धातु की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी संक्षारण भी उतना ही अधिक होगा। दूसरी बात, धातु में अशुद्धियां जितनी ज्यादा होंगी संक्षारण भी उतना ही अधिक होगा, क्योंकि जितनी ज्यादा अशुद्धियां होंगी उतने ही ज्यादा गैल्वेनी सेल बनेंगे, उतनी ही ज्यादा क्रिया होगी, तो इसलिए उतना ही ज्यादा संक्षारण होगा। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति संक्षारण को बढ़ा देती है। जैसे यदि आप नमक किसी धातु के ऊपर डाल देते हैं तो उसमें जंग लगने की क्रिया और तेज हो जाएगी, संक्षारण की क्रिया और तेज हो जाएगी। यही कारण है कि जो समुद्री जल है उसमें संक्षारण बहुत तेजी से होता है, क्योंकि समुद्री जल में लवण घुले हुए होते हैं जो एक विद्युत अपघट्य का कार्य करेंगे और संक्षारण की क्रिया को बढ़ा देंगे। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी संक्षारण को बढ़ा देती है।
जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उतना ही ज़्यादा कार्बोनिक अम्ल बनेगा और उतने ही ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे और इसके कारण संक्षारण की क्रिया तीव्र हो जाएगी। इसके अलावा तापमान बढ़ने के साथ साथ संक्षारण की क्रिया बढ़ जाती है। तो आप मान सकते हैं कि गर्मियों में रस्टिंग की क्रिया तेज हो जाती है और सर्दियों में कम रहती है। चलिए अब हम बात करेंगे कि इसको रोका कैसे जा सकता है। देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम संक्षारण को पूरी तरह नहीं रोक सकते, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ों का उपयोग करके इसकी स्पीड, इसके वेग को कम कर सकते हैं। तो संक्षारण की रोकथाम का एक पहला तरीका है सतह लेपन के द्वारा। देखिए, यदि हम धातु सतह और वायुमंडल में उपस्थित गैसेस और नमी के बीच एक रुकावट बना दें, एक बैरियर बना दें, तो हम कुछ समय के लिए संक्षारण को रोक सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि यदि आप धातु की सतह पर तेल, ग्रीस, पेंट या वार्निश आदि का लेपन कर देते हैं तो संक्षारण की क्रिया को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। ये एक अस्थायी समाधान है। हम बहुत लंबे समय तक इसके द्वारा संक्षारण को नहीं रोक सकते, क्योंकि जहाँ से भी पेंट, वार्निश, ग्रीस या तेल की सतह हटेगी तो उसी हिस्से में संक्षारण शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ये पूरी धातु में फैल जाएगा। दूसरी और कुछ ज़्यादा जो उपयोगी विधि है वो है गैल्वेनीकरण द्वारा, यानी आयरन पर धातुओं के लेपन के द्वारा। देखिए, गैल्वेनीकरण एक अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है। तो देखिए, गैल्वेनीकरण में आयरन पर आयरन से ज़्यादा क्रियाशील धातु जैसे कि जिंक, आयरन से ज़्यादा क्रियाशील धातु जैसे जिंक की परत का लेपन कर दिया जाता है। मान लीजिए आपके पास ये कोई एक लोहे की छड़ है और इसके ऊपर हमने जिंक का लेपन कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जो आयरन का टुकड़ा है वो जिंक के नीचे दब जाएगा। अब क्योंकि जिंक आयरन से ज़्यादा क्रियाशील होती है तो संक्षारण जिंक का होगा, ना कि आयरन का। जो आयरन है वो बच जाएगा। आयरन की जगह जो ज़्यादा क्रियाशील धातु है जिंक, इसका संक्षारण होगा और उसके काफ़ी देर बाद आयरन का संक्षारण प्रारंभ होगा। जब ये सारा खत्म हो जाएगा तब संक्षारण प्रारंभ होगा, वरना जब तक जिंक बचा रहेगा तब तक ये आयरन का संक्षारण नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि जिंक आयरन से ज़्यादा क्रियाशील धातु है और हमेशा याद रखिएगा कि ज़्यादा क्रियाशील धातु का ही संक्षारण होता है। तो देखिए, गैल्वेनीकरण में एक अच्छी बात यह है कि यदि जिंक की परत कुछ स्थानों से हट भी जाती है तो भी जंग लगने की क्रिया आयरन के ऊपर नहीं होती, क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है। तो ये आयरन को जंग लगने से बचाता रहता है। इसका एक सस्ता विकल्प भी है। यदि आप जिंक के स्थान पर टिन धातु की परत का लेपन करें तो इससे भी संक्षारण की क्रिया रुक जाएगी। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक लोहे का टुकड़ा है और आपने इसके ऊपर टिन धातु की एक परत चढ़ा दी। अब देखिए, जो टिन है ये आयरन से कम क्रियाशील है, तो
जो अधिक क्रियाशील धातु है जिसका संक्षारण होना है वो तो हमने इस परत के नीचे दबाई हुई है। अब क्योंकि ये परत सीधा वायु और नमी के संपर्क में नहीं है तो इसका संक्षारण नहीं होगा। लेकिन इसकी समस्या ये है कि यदि टिन की परत कहीं से टूट जाती है, कहीं स्क्रैच आ जाता है, कोई बैंड आ जाता है, तो जहां से जिंक टिन की परत टूट जाएगी वहीं से रस्टिंग आरंभ हो जाएगी और धीरे धीरे वह पूरी धातु में फैल जाएगी। चलिए अपने अंतिम विधि की तरफ पढ़ते हैं जिसका नाम है कैथोड रक्षण। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। इससे पहले वाला जो विधि थी इसको हम कहते थे सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, यानी हमने आयरन को बचाने के लिए किसी और धातु का संक्षारण करा दिया। अब इसी प्रकार जो कैथोड रक्षण है ये भी आज के समय में एक बहुत ही उपयोगी विधि है और इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब लोहे की जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ी हो। जैसे कि कोई पाइपलाइन है, आप जानते हैं कि जो पाइपलाइन है ये एक जगह से दूसरी जगह तक लंबे लंबे स्थानों तक पहुंचाई जाती है। तो इस तरह की पाइपलाइन जो जमीन के अंदर दबी हुई होती हैं उनका संक्षारण बहुत आसानी से हो सकता है क्योंकि ज़मीन में नमी बहुत ज़्यादा उपस्थित होती है, तो संक्षारण की क्रिया जो है बढ़ जाएगी। लेकिन यदि हम ऐसा कर लें कि इस आयरन की स्ट्रक्चर के साथ थोड़ी थोड़ी जगहों पर एक बहुत ही क्रियाशील धातु जैसे कि मैग्नीशियम, इसके टुकड़े जोड़ दें, तो अब देखिए क्या हुआ कि यहां एक लिंक हो गया दोनों के बीच में। मैग्नीशियम ज़्यादा क्रियाशील है, आयरन कम क्रियाशील है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रस्टिंग किसकी होती है, जो ज़्यादा क्रियाशील धातु है। तो रस्टिंग की क्रिया इन मैग्नीशियम धातुओं के टुकड़ों पर शुरू हो जाएगी और काफ़ी लंबे समय तक ये स्ट्रक्चर संक्षारण से बची रहेगी। इसको और लंबा चलाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि समय समय पर इन टुकड़ों को हम बदल देंगे ताकि एक लंबे समय तक ये लोहे की संरचना बची रह सके। तो देखिए बच्चों, ये आज मैंने आपको संक्षारण के बारे में कुछ जानकारियाँ दी। आप इस वीडियो को ध्यान से देख करके और इसको समझिए कि इसमें किस तरह से कौन कौन सी बातें आपको बताई गई। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपने कमेंट्स भी दिया कीजिए। धन्यवाद।